नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का जो टॉपिक वाइज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के तहत ठीक है ना, उसी कड़ी में हम लोग भारतीय दर्शन एवं कला साहित्य से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हुआ इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। बेसर शैली दोस्तों, आप सभी को मतलब बता ही दिया हूँ मैं। जो भारत है इधर, ठीक है ना, इस भारत में हम लोग पूरा मान लो ये भारत है पूरा, ठीक है ना। मैप मैप बनाना इतना फर्स्ट जल्दी से आसान नहीं है मैं, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। मान लो ये पूरा भारत है जिसमें आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर है इधर, इधर तमिलनाडु केरल साइड है, ठीक है, जो भी हो गया। तो उत्तर साइड जो मंदिर बनती है वो कौन सी मंदिर होती है, वो होती है दोस्तों नागर शैली में होती है। ठीक है, उत्तर साइड जो उत्तर दिशा में अगर बात करें हम लोग, उत्तर दिशा में जो भी मंदिर बनती है वो क्या है, नागर शैली में बनती है, नागर शैली में। और दक्षिण साइड जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, द्रविड़ शैली बोलते हैं। और जो बीच साइड बनती है मतलब नागर और द्रविड़ का मिक्स रूप, उसको क्या बोलते हैं, बेसर शैली बोलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। ठीक है, सबसे बात करते हैं श्री राम अयोध्या मंदिर। ये किधर है, तो ये सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में, ये नागर शैली में बनेगा। ये बेसर शैली की बात कर रहे हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर ये है, ये किधर है, मध्य प्रदेश में, ये भी लगभग बीच वाला स्थान है। और एक है होयसलेश्वर मंदिर, ये जो है कर्नाटक में है दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, देखिए दोनों में डाउट हो सकता था आपको। अयोध्या मंदिर तो उत्तर शैली में बनेगी, लेकिन होयसल मंदिर ये कर्नाटक में है, याद रखना है। महादेव का मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, ये जो है बेसर शैली का उदाहरण है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिपीट भी क्वेश्चन आ चुका है उसके बाद 2023 की पीएससी के बाद। होयसलेश्वर मंदिर बेसर शैली का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। जैन दर्शन आया हुआ है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। बिल्कुल सही बात है, हम लोग पढ़ते हैं अनेकांतवाद। अनेक अंत है, किसी भी वस्तु को क्या है, किसी भी वस्तु को हम लोग अनेक प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, अंत कोई नहीं है, अनेक अंत है। स्यादवाद, सप्तभंगी ज्ञान, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसमें, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, दूसरा लिखा है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण विद्यमान होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भी, ठीक है। अनेकांतवाद का दिया हुआ है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक जो प्राणी है, प्रत्येक जीव में कई गुण होते हैं। और गुण की परिभाषा कैसे लिखा है, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करते हैं, कि उसकी नेचर कैसी है, वही क्या है, गुण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है दोनों, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। नास्तिक, नास्तिक मतलब क्या होता है, जो ईश्वर या वेद गीता पुराण ये सबको, मतलब वेद जो ये सब है ना, उपनिषद, ये सबको नहीं मानता है नास्तिक। तो नास्तिक कौन कौन सा है आप सभी जानते हैं, जैन, बौद्ध और कौन है, चारवाक पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए कौन कौन सा नास्तिक दर्शन है, इसको भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिए। जैन है, बौद्ध है और चारवाक है दोस्तों। जैन, बौद्ध और चारवाक जो है, ये जो है नास्तिक दर्शन है। तो इसमें कौन सा है, बौद्ध इसमें नहीं रहेगा, मतलब नास्तिक दर्शन है यही, ठीक है। बाकी तो आस्तिक दर्शन है, थीज्म, अथीस्ट रहता है ना ये सब। उसके बाद है, बौद्ध दर्शन की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म बोल रहा है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म, पहला ऑप्शन है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। सही बात है, गौतम बुद्ध की शिक्षा दी उसी में मिलता है बौद्ध धर्म कैसा था। उसके बाद है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पे जीने पर जोर दिया है। बिल्कुल सही बात है, जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, यही बताया है कि मानव लोग कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इन्हीं के लिए बताया गया है। दोनों बिल्कुल कथन सही है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए समसामयिक घटना या खेल कूद से आ गया था, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते नहीं है क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है। नया करंट अफेयर मैं आपको आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए स्क्रॉल करके, ये आया हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर में जो चर्चित टॉपिक रहता है, जैसे इसमें आया है नोबेल पुरस्कार, जो भी भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये सब आया हुआ है, ठीक। गरबा नृत्य, ये सब, फातिमा बीवी, करंट अफेयर, ये सब पूरा रहता है, ठीक है। देखिए पर्यावरण में एक ही क्वेश्चन। उसके बाद है, करंट अफेयर क्यों शो नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर अभी नहीं आएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि जो नया घटना चलती रहती है वो आता है। उसके बाद है, पर्यावरण से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है पर्यावरण से। देखिए, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन या मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है।
जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है। मतलब शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है पोषक तत्व की उपस्थिति। उसके बाद है शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। शैवाल प्रस्फुटन यानी कि गुणवत्ता जो है, पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट बनती है। इसको डिलीट किया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, विलोपित कर दिया गया है, डिलीट हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, ये भी क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने, कि सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे दोस्तों, किस पद पर थे? तो याद रखेंगे शिक्षा मंत्री थे इस टाइम, ठीक है ना। इसके बाद जब द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन होगा तब क्या बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शुरू टाइम में जब चुनाव हुआ 1937 में, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ये कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। और सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री कौन थे, तो बीजी खेर थे। बीजी खेर थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बीजी खेर। आगे देखते हैं, कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए। कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ कौन कौन से थे रतनपुर के अधीन, ठीक है। तो रतनपुर के अधीन दोस्तों याद रखना है खरीद, लाफा, छुरी और पंडर भट्टा, ये जो है रतनपुर के अंतर्गत शामिल था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये सिमगा देखेंगे तो ये रायपुर वाला हो गया, इधर वाला, ठीक है। और इधर है लवन, लवन ही बलौदा बाजार रायपुर वाला हो गया। खल्लारी भी जानते हैं, इधर बलौदा बाजार साइड है। और उपरोड़ा, पूरी उपरोड़ा इधर बात करते हैं, ठीक है ना, बिलासपुर साइड। तो लेकिन खरीद, छुरी, छुरी उधरपुर मतलब ऊपर साइड की बात करें तो रतनपुर एक ही, ठीक है। हालांकि आपको याद नहीं होगा तो भी क्या है, एक आठ को देखने से थोड़ा सा पता चलेगा, एग्जैक्ट भले याद ना होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों की को सेवा काल के क्रम में जमाइए। ब्रिटिश अधीक्षक का कौन कौन थे, तो कैप्टन एडमंड प्रथम थे, उसके बाद एगेन्यू थे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमको जमाना है। तो सबसे पहले कौन आया था, कैप्टन एडमंड, ये पहले रहेंगे। उसके बाद एगेन्यू सेकंड रहेंगे। उसके बाद ये थर्ड रहेंगे। उसके बाद क्राफर्ड जो है सबसे लास्ट रहेंगे, ठीक है। इसके अनुसार चौथा क्रम में। तो देख लीजिए 4-2-3-1, 4-2-3-1 बिल्कुल सही जवाब है, देख लीजिए सी वाला ऑप्शन, ठीक। उसके बाद है सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि या प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है, नाम नहीं है बोल रहे हैं ना, नाम है नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ना है, किसका नाम नहीं है बोला गया है, देख लीजिए। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि या प्रशस्तिकार का नाम नहीं है, ठीक है। तो किसका नाम नहीं है, ईशान का नाम है, भास्कर का नाम है, सुमंगल। लेकिन देव दंडी, दंडी जो है हम लोग दोस्तों भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो राजपूत काल पढ़ेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे, तो दंडी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासन काल के क्रम के सही विकल्प का चयन करे। बाबू रेवाराम के अनुसार जो रायपुर के कलचुरी शासक थे, रायपुर वाला दिया हुआ है दोस्तों, उसको जमाना है, ठीक है। हम लोग को रतनपुर वाला पूरा याद है, लेकिन रायपुर वाला जो है कुछ कुछ बस याद होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या लिया है, तो मान सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, जैत सिंह देव और सोमदेव, ये लिया हुआ है, सोमदत्त सॉरी, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से छठवां नंबर क्वेश्चन है, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे रतनपुर के मराठा शासक जो थे, तो याद रखना है मराठा शासक जो दोस्तों मराठी भाषा का प्रयोग करते थे, मराठी भाषा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक, तो दोस्तों याद रखना है अन्नम देव, अन्नम देव है। और अन्नम देव ने क्या किया है, दंतेश्वरी, ठीक है, दंतेश्वरी माता मंदिर जो दंतेवाड़ा में स्थित है उसका निर्माण करवाया है अन्नम देव। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई है। रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय छत्तीसगढ़ में, रघुजी तृतीय बोल रहे, रघुजी थर्ड के टाइम, और रघुजी थर्ड के शासनकाल मतलब रघुजी तृतीय कब शासन किए हैं, 1830 से लेकर 1854 तक किए हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं सती प्रथा का उन्मूलन, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल हुआ है, ये तो सही है, लेकिन नहीं पूछा गया है ना, ये तो हुआ है। धमधा के गौड़ राजा का विद्रोह भी हुआ था। नरबली प्रथा पर रोक, ठीक है ना, नरबली प्रथा पर रोक कब हुआ है, ये जो हो रहा था दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं
माड़िया विद्रोह पढ़ते हैं, है? माड़िया विद्रोह। तो माड़िया विद्रोह भी कब हुआ है? 1842 में हुआ है, मतलब इसी में आएगा। ठीक है, झाड़ा सिरहा वाला। ठीक है, सॉरी हिड़वा मांझी वाला। ठीक है, याद रखना हिड़वा मांझी जो अबुझ माड़िया वाला विद्रोह था। लेकिन ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन, फॉरेस्टर का बोल रहे हैं, ठीक है ना, फॉरेस्टर का आगमन दोस्तों ये हुआ है, ये पहले हो गया है। ठीक है ना, ये बात का प्रोसेस है। जो पहले की बात करें, फॉरेस्टर जो है वो कब आया था? तो ये जो है सूबेदार के टाइम आया था, तो ये नहीं हुआ था। ठीक है ना, बाकी क्या है, सभी इस टाइम हुआ था। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं एवं जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र। अब देखते हैं इसको डिलीट किया हुआ है। देखिए 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? इसको डिलीट किया गया है। उसके बाद देखते हैं जनांकीकी जनगणना लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? अगर हम लोग जनगणना के हिसाब से देखें लाभांश की स्थिति में, तो सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों 15 से 64 वर्ष, याद रखना है। कितना? 15 से 64 मतलब वर्ग। ठीक है, इस वर्ष के लोग। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो दोस्तों देख लीजिए, छत्तीसगढ़ से गुजरती है वो जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश, और इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा गुजरती है। और छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 4 जिलों से, एमसीबी, ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, और एक क्या है, बलरामपुर दोस्तों, 4 जिलों से। ठीक है, उसके बाद है गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो दंडकारण्य में स्थित, आप सभी को मालूम है, दंडकारण्य क्षेत्र में आता है ना, दंडकारण्य मतलब दक्षिण का क्षेत्र में आता है। उसके बाद है निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? संख्या सर्वाधिक है, लिंगानुपात बोल रहे हैं। लिंगानुपात मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में देखा जाता है, प्रति 1000 पुरुषों में महिला कितने हैं, अनुपात देखा जाता है। ठीक है, तो लिंगानुपात महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कोंडागांव है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंडागांव में। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्तिया। इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग को मिलाना है। ठीक है, इस पर ये क्वेश्चन में रिलेट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन ही इसका गलत था, मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। गढ़वा बाजा, जो गढ़वा बाजा होता है, इसमें जो है कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो झांझ बजाया जाता है, इसमें नगाड़ा भी बजाया जाता है, और मोहरी भी बजाया जाता है, लेकिन बांसुरी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, ये तीनों बजाया जाता है। देख लीजिए, वही आंसर लिया हुआ है। ठीक है, बांसुरी बस छोड़ के गढ़वा बाजा में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? हल्बी, हल्बी भाषा का प्रथम साहित्यकार, जो हल्बी में लिखा है, साहित्यकार कौन है? तो ठाकुर पूरन सिंह दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर पूरन सिंह जो है वो हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है, पूरन सिंह, हल्बी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी संगीत बोल रहे हैं, तो आदिवासी संगीत दोस्तों याद रखना है, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं ना, याद रखना है। उसके बाद है इसमें देखेंगे सूची मिलाने वाला, ये वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र? इधर सब वाद्य यंत्र है। देखिए ये जो है वाद्य यंत्र है, और किससे बजाया जाता है, मतलब किस प्रकार के वाद्य यंत्र इधर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, इसमें जो है चिटकुल, करनाल और धनकुल लिखा हुआ है। तत् मतलब होता है तार वाला, वितत मतलब होता है बिना तार वाला, और घन मतलब होता है धातु से बना हो। ठीक है, और सुशिर मतलब होता है जो मुंह से बजाया जाए। ठीक है, तो हम लोग अगर मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें से चिटकुल, चिटकुल जो है घन वाद्य यंत्र आएगा, चिटकुल जो है ये धातु का बना होता है। ठीक है, करनाल, करनाल जो है सुशिर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाता है, तो ये याद रखना है। और धनकुल, धनकुल जो है दोस्तों शायद ये तत्वाद्य यंत्र आना चाहिए। ठीक है, धनकुल तत्वाद्य यंत्र आना चाहिए, और ताशा जो है वितत। चले देख लेते हैं एक बार। ठीक, क्या लिया है? तो ए का आई भी लिया है, ए का आई भी, मतलब ध्यान से देखिए इसको कैसे मिलाते हैं। ए का आई भी बिल्कुल सही है, ए का आई भी वही मिलाए थे हम लोग। बी का तीसरा, बी का तीसरा भी बिल्कुल सही मिलाए थे। सी का पहला, ये भी सही मिलाए थे, और सुशीर का दूसरा। ठीक है, तो ऐसे मिलाना रहता है आपको। उसके बाद है देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ी आभूषण से आया हुआ दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए सूतिया कहाँ पहनी जाती है? तो सूतिया दोस्तों गला में पहनी जाती है। खोचनी, खोचनी किस में खोजते हैं बताइए?
ठीक है। ऐंठी, सबसे पहले तो ऐंठी मालूम है आपको, ऐंठी कहाँ पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं। लुरकी, लुरकी कहाँ पहनते हैं, कान में। और खोशनी जो है बाल में। ठीक, तो ये आंसर सही होगा, देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद है बस्तर की, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ की जनजातीय विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो मंडप पर मोंगरोहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बस्तर की लोक संस्कृति में बोल रहे हैं, पहले इसका आंसर महुआ लिया गया था, महुआ ऐसे करके, उसके बाद विलोपित कर दिया, क्योंकि सभी लकड़ी का उपयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि आप घर में शादी करते हैं तो मंडप छाते हैं, मड़वा जो बोलते हैं, उसके ऊपर जामुन का भी जो पत्ते होते हैं उनका छाल होता है। ठीक, मतलब सॉरी छाल बोलता हूँ, उसका डाली होता है, उसको आप लोग लाते हैं। आम का भी ले आते हैं, नीम का भी ले आते हैं, और अलग अलग जो वृक्ष है उसको भी ले आते हैं आप लोग, पेड़ को। ठीक, उसी प्रकार बस्तर में भी क्या है, सभी है। ठीक है, इसलिए डिलीट किया गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। घोटुल पाता, दोस्तों याद रखेंगे, मृत्यु के दौरान घोटुल पाता पाटा। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा जो गीत गाया जाता है, घोटुल पाटा बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, घोटुल पाटा। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। बिल्कुल सही है, लिंगोपेन ही घोटुल की उत्पत्ति के जनक है। लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतीहर देव भी है, ये गलत है। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा का होगा दोस्तों सी होगा। ठीक है, याद रखना है, तीसरा का यहाँ पे सी होगा। उसके बाद है कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती है। कप्पल पंडुम तो दोरला जनजाति जो दक्षिण में पाई जाती है। उसके बाद है, ये लिखा हुआ है, बस्तर के कृषि पर आधारित लोक उत्सव को कृषि कार्य से सम्मिलित कीजिए। उन लोग बीज बोने के समय कौन सा त्यौहार मनाते हैं। लोक उत्सव है कटाई के दौरान, या बियासी के दौरान, या वृक्ष काटने या जलाने के दौरान, कौन कौन सा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, सबके लिए नया क्वेश्चन था, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला का 3 मिलाया गया है, पहला का 3, कार्य पंडुम, कार्य पंडुम मतलब याद रखना है वृक्ष काटने की बात करें, कार मतलब याद रखना है काटना या जलाने वाला। ठीक है, बी का इसमें 4 लिया हुआ है। ठीक है, बी का 4 मतलब पता चल रहा है कि बोटी गटी पंडुम, ये बीज बोने वाला पता चल रहा है। उसके बाद बात करें सी का 2, सी का 2 मतलब बियासी, पश्चिम, पश्चिम मतलब क्या है, पच्चिग, अब वो लैंग्वेज आप लोग जानेंगे, आप लोग बस्तर साइड के हैं। तोरम पंडुम, तोरम पंडुम वाला क्या है, तोड़ मतलब कटाई करना है करके। ठीक, नहीं ये वाला है, तो ऐसा आंसर लिया हुआ है इसमें। उसके बाद है कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीजीवीटी, सॉरी पीवीटीजी है, पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधारित किया गया है। ठीक है ना, इसमें लिखा गया है आधार क्या है, बोल रहे हैं करने का आधार क्या है, इसमें शामिल किया गया है उसमें। तो घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या स्थिर होता है, साक्षरता का निम्न स्तर और लिंगानुपात। तो कौन कौन सही है दोस्तों, इसमें याद रखना है साक्षरता का निम्न स्तर और लिंगानुपात, घटती जनसंख्या नहीं, साक्षरता और लिंगानुपात ही मेन रखा गया है इसमें, सही है करके। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हम लोग सेकंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इस वीडियो को, अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको मैं बना दिया हूँ वीडियो, ध्यान से देख लीजिए उसमें जाके। ठीक है, थैंक यू।